जिठानी का एसी। ये कहानी शुरू होती है वृंदा निवास से। वृंदा जी की 2 बहुएं थी, निक्की और प्रिया। 2 बहुओं के आने के बाद भी घर पर चलती तो वृंदा जी की ही थी। एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे में पानी की बाल्टी लिए वृंदा अपने घर आती है। आग लगा दो पूरे घर में, धुआं उठा दो। ये बाल्टी बाहर क्यों छोड़ी? पूरा का पूरा गैस चूल्हा ही बाहर छोड़ देते। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रही हो? मैं गला ना फाड़ू तो आप सब मिलकर इस घर को बेच कर खा जाए। किसने रखी ये बाल्टी बाहर? लोहे की बाल्टी है, वो भी आज से 40 साल पुरानी। बेचने जाऊं तो 600 रुपये नगद आ जाए इसके। मम्मी, इस बाल्टी में छेद हो गई थी तो पानी बाहर आ रहा था, इसलिए मैंने बाहर रख दिया। करोड़पतियों के घर से आई ना तू तो, पर हम तो करोड़पति नहीं है ना बेटा। इस तरह से छेद होने से तो बाल्टियां बाहर रखने लगी। तब तो तू अपना फ्यूचर सोच ले। देख रहा है प्रेम कितनी खर्चीली है तेरी बीवी। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं इस लोहे की बाल्टी की वेल्डिंग करवा दूंगी, फिर ये वापस इस्तेमाल लायक हो जाएगी। देख लिया कैसे चलता है घर। इस तरह पैसे उड़ाना छोड़ दे छोटी बहू। सॉरी मम्मी। और 9 बज गए, अभी तक कोई नाश्ते के टेबल पर नहीं पहुंचा। 10 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता परोसो। इसी तरह वृंदा घर के छोटे मोटे हर खर्चे पर अपनी नज़र रखती और बेफिजुल का नुकसान होने ही नहीं देती। दिन बीतते जाते हैं। फिर एक रोज़ इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट से बिजली का बिल आता है, जिसे देखते ही वृंदा अपनी बहुओं को अपने सामने बुलाती है। मेरे दोनों बेटे और मेरे पति तो घर पर रहते ही नहीं, घर पर तो हम तीनों ही रहते हैं, तो इतना बिजली का बिल कैसे आ रहा है? तुम दोनों का ही बिल इतना ज़्यादा आया है, खास करके निक्की तुम्हारा। रूम में टीवी पंखा चालू छोड़कर बाहर आ जाती हो तो बिल तो आएगा ही। ऐसे भी तुम्हारी आदत ही है, सीरियल का हर पार्ट भाग भाग कर देखोगी और एडवर्टीजमेंट में खाना बनाने आओगी। जितनी बार टीवी बंद चालू होता है उतनी ज़्यादा यूनिट बिजली उठती है, पता है तुझे? ऊपर से एसी के शौकीन है घर में सब। मुझे तो गठिया की प्रॉब्लम है, मैं तो फैन तक 1 नंबर पर चलाती हूँ, एसी तो दूर की बात है। और प्रिया तुम भी हैं? इस तरह तुम दोनों लापरवाही करती रहोगी तब तो चल गया घर। अब मेरी ही गलती हो गई मम्मी जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी, अब बिजली बर्बाद नहीं होने दूंगी। निक्की सब कुछ सुनती है पर कुछ कहती नहीं, सीधा अपने कमरे में चली जाती है। बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ही, 24 घंटे एसी जो चला कर रखती हूँ, पर अब मैं अपने पति का और नुकसान नहीं होने दूंगी और इस बार मम्मी जी का दिल भी जीत कर रहूँगी। ये कहकर निक्की एसी का रिमोट उठाती है और एसी बंद कर देती है। 2 मिनट बिना एसी के बैठे ही उसके माथे पर पसीने आना शुरू हो जाता है। हे राम, इतनी गर्मी लग रही है। बाबा रे, यहाँ तो अप्रैल में ही मई जून वाली गर्मी आ रखी है। बिना एसी के तो चलेगा नहीं, क्या करूँ? फिर कैसे बचेगी बिजली? तभी प्रिया निक्की को आवाज़ लगाती है। निक्की, किचन में आ, सब्जी बनानी है। निक्की किचन में जा रही थी कि उसकी नज़र अपनी जेठानी के कमरे के एसी पर पड़ती है और निक्की को आइडिया मिल जाता है। किचन में खाना बनाने के बाद निक्की अपने कमरे में ना जाकर अपनी जेठानी के ही कमरे में जाकर एसी ऑन करके आराम से 1 घंटे की नींद लेती है। मेरा दिल तोड़कर तुम मेरे ना हो पाए। हाय रे हाय, सीरियल शुरू होने वाला है भाभी। कल रात में रीना के पति ने उसे किसी के साथ देख लिया था, आज राज खुलेगा कि वो लड़का था कौन। और चाय नाश्ता लेकर निक्की पैर फैलाकर अपनी जेठानी के कमरे की एसी ऑन कर टीवी देखना शुरू कर देती है। 10 मिनट बाद उसकी सास वृंदा उसे आवाज़ लगाती है। कमरे का एसी और टीवी वैसे ही चालू छोड़कर निक्की आराम से अपनी सास के पास आ जाती है। बिना एसी के भी इंसान नहीं रह सकता है क्या मम्मी जी? एसी ना वैसे तो ढकोस ली है। ये अचानक तो जगत माता कैसे बन रही है, क्या बात हो गई? आपकी उस बाल्टी वाली सीख ने आज बहुत कुछ सिखा दिया मुझे मम्मी जी। मैंने सोच लिया है इस महीने की बिजली तो मैं बचा कर रहूँगी, इसीलिए ये देख लीजिए सुबह से अपने कमरे का एसी एक बार भी ऑन नहीं किया मैंने। सच में? अरे वाह बेटा, जीती रहे। अब तो जिस लगन से तू चाय की चुस्की अब भर रही है ना, उसी लगन से मुझे भी 1 कप चाय परोस दे। निक्की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार पूरे दिन उसने अपने हिस्से की सारी बिजली का बिल जो बचा लिया था। इसी तरह दिन गुजरता है और रात हो जाती है। शाम के वक्त भी निक्की का एक पैर रसोई में रहता है तो दूसरा पैर अपनी जेठानी के कमरे में, क्योंकि एसी और टीवी तो वहीं थे। चल निक्की, अब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना परोस लेते हैं, ये लोग आते ही होंगे। प्रेम तो आते ही कमरे में चले जाएंगे और कमरे का एसी ऑन कर लेंगे।
अब तो मैं चाह कर भी बिजली का बिल नहीं बचा पाऊंगी। तो रात को जेठानी जी के कमरे को छोड़ ही देते हैं। आप भी क्या याद रखेंगी जेठानी जी। पूरा दिन अपने जेठानी के कमरे का एसी यूज़ करने के बाद आराम से निक्की रात को अपने पति के साथ अपने कमरे में चैन की नींद सो लेती है। अगली सुबह अमित और प्रेम के ऑफिस जाने के बाद भाभी के कमरे में जाने का कोई तो बहाना ढूंढना होगा, वरना शक हो जाएगा उन्हें। क्या करूं? निक्की प्रिया के कमरे में जाती है और कहती है, ये चादर कहाँ से मंगवाई भाभी आपने? कितनी अच्छी लग रही है, प्रिंट्स कितने अच्छे हैं, ज़रा बैठ के तो देखूं। और क्या था, निक्की प्रिया के बिस्तर पर बैठ जाती है। अब बैठ तो गई तो पीछे तकिए का सहारा तो लग ही जाना था। एक काम कीजिए ना भाभी, आप मुझे सब्जियां लाकर दे दीजिए, मैं यहीं काट लेती हूँ, तब तक आप आटा गूंद लीजिए। फिर क्या था, दूसरे ही हाथ से निक्की टीवी और एसी ऑन कर लेती है। अब इसी तरह हर रोज़ निक्की किसी न किसी बहाने अपनी जेठानी के कमरे में आकर बैठ जाती, जिससे प्रिया का पर्सनल स्पेस भी जाने लगा था। पूरा दिन काम करके 2 मिनट तो लेटने आई हूँ, निक्की ज़रा साइड हो जा। किसकी साइड, इनकी या मम्मी जी की? अरे पूरे दिन में 2 मिनट तो दोपहर में लेटने के लिए कमरे में आती हूँ, उसमें भी ये बिस्तर पर टेढ़ी सो जाती है। कहाँ सोए आदमी अब। अपनी देवरानी को खिसकाती हुए प्रिया कहती है, अरे खिसक भी जाना। कैसे दानवों की तरह सोती है ये। जा सोई रह तू, मैं जा रही हूँ रसोई देखने। गुस्से में प्रिया रसोई में आकर अपनी माँ को कॉल लगाती है। हाँ तो ये मम्मी, जब देखो निक्की मेरे कमरे में ही बैठी रहती है, ना श्वेता से बात कर पाती हूँ ना आपसे, और किचन में इतनी गर्मी में इंसान क्या ही किसी से बात करे। तो वो माता तेरे कमरे में क्यों विराजमान हो गई, उसे भेज उसके कमरे में। अरे जिंदगी में कभी मेरे कमरे में नहीं आई, कहती थी भाभी का कमरा बड़ा छोटा है, और आजकल तो मेरा कमरा छोड़ना ही नहीं चाहती। न जाने उसे क्या हो गया है मम्मी, डायरेक्ट जाकर कुछ कह भी नहीं सकती। जॉइंट फैमिली का घर है, सब कुछ मम्मी जी के हाथ में है, वो समझेंगी कि मैं अपनी दादागिरी दिखा रही हूँ। अरे पर अचानक उसमें इतना बदलाव आ रहा है, तब तो ज़रूरत पैसे की ही कोई बात होगी बेटा। तो आज कैसे भी करके उसे घुमा फिरा कर अपने कमरे से 9 2 11 कर, वरना कहीं ऐसा कर करके वो तेरा कमरा ही ना हत्या ले। प्रिया सीधा अपने कमरे में जाती है और निक्की से कहती है, निक्की ज़रा अपने कमरे में जाना, वो क्या है ना तेरे जेठ जी आने वाले हैं। आने दीजिए ना भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरे बड़े भैया जैसे हैं, मुझे क्यों टेंशन होने लगी। आप लोग कीजिएगा ना बातें जो भी करनी हो। ये तो कमरा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे कहने का मतलब है आजकल तू अपने कमरे में नहीं जाती, कोई बात है क्या? तेरे और प्रेम के बीच में सब ठीक तो है ना? ठीक तो होगा ही, क्योंकि रात में तो तुम दोनों साथ ही सोते हो। किसी चीज़ का चक्कर है क्या? अरे नहीं भाभी, वो क्या है ना, आपका कमरा रसोई के पास पड़ता है, मैं अपने कमरे से चलती चलती रसोई में आती हूँ तो सब्ज़ी गैस पर ही जल जाती है, इसलिए मैं आपके कमरे में बैठने लगी। और कोई बात नहीं ना भाभी, ये पलंग और दीवार निगल नहीं जाऊंगी मैं। और इसी तरह निक्की किसी सांप की तरह अपनी जेठानी के कमरे में फन मार कर बैठ जाती है। ठीक 1 महीने बाद फिर बिजली का बिल आता है। बिजली के बिल को देखकर प्रेम टेंशन में अपने कमरे में आता है। पहले तो 2 घरों के बिल मिलाकर 6,000 आते थे, इस बार अकेले एक ही का बिल 7,000 आ गया। न जाने भाभी क्या इस्तेमाल कर रही है। निकी ज़रा लॉकर से 9,000 निकाल कर देना, बिजली का बिल भर कर आता हूँ। 2,000 हमारा और 7,000 भाभी का। बिजली का बिल आप क्यों भरोगे जी भाभी का? क्योंकि इस बार से भैया और मैंने डिसाइड किया था कि बिजली का बिल मैं देखूंगा और काम वाली और दूध का खर्चा भैया देखेंगे। घुमा फिरा कर ये लॉस तो हमारे घर में ही हो गया। ये सुनते ही निक्की कान पकड़ लेती है। तभी कमरे के बाहर से प्रिया अंदर आकर कहती है, एसी नहीं चलाने क्या निक्की? चल जरा मेरे कमरे में पीठ सीधी कर ले, एसी चला देती हूँ। मधु की शादी के कुछ सालों में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके ऊपर सास की जिम्मेदारी आ जाती है और वो अब अपनी सास के साथ घर में अकेली रहती है। मम्मी नाश्ता बना दिया है, टाइम से खा लेना। दोपहर का खाना शीला आकर बना देगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे क्यों उस टेप रिकॉर्डर पर पैसे खर्चा करती हो? इतना काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, आधे समय तो जोड़ों के दर्द की दवाई खाती हो और फिर काम करने की बात करती हो। दवाई खाती हो तो क्या, मैं अभी भी अकेली 10 पर भारी हूँ। हाँ मैंने मान लिया। मधु घर से चली जाती है, जिसके बाद सास नाश्ता कर दवाई लेकर टीवी देखने बैठ जाती है।
दोपहर को शीला घर आती है। अरे क्यों माँ जी, आज किस बात से मेरी नौकरी बची? अरे चल, ज्यादा बक मत कर, काम कर अपना। शीला खाना बनाने लगती है और सास वहीं पास में बैठ जाती है। माँ जी, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ दीदी की दूसरी शादी करा दो। कब तक आप दो औरतें घर में अकेली रहोगी? आजकल माहौल भी बहुत खराब है और फिर दीदी की उम्र भी तो निकली जा रही है ना। तेरा नाम टेप रिकॉर्डर सही रखा है मैंने। तेरी एक ही बात को रिपीट मोड पर चलाने से वो पूरी नहीं हो जाएगी, इसलिए मेरी बहू से ज्यादा खाना बनाने पर ध्यान दे, नहीं तो कहीं वो भी तुझसे मुंह ना फेर ले और नौकरी चली जाए। क्या माँ जी, आप भी हमेशा मेरी नौकरी के पीछे ही पड़ी रहती हो? तो क्या तेरे पीछे पड़ूं? इसी तरह दोपहर से शाम हो जाती है और शीला अपना काम खत्म कर वापस चली जाती है। अब अकेली सास एक बार फिर टीवी देखने बैठ जाती है, जिसकी थोड़ी ही देर में मधु घर आ जाती है और सास बिना कोई देर किए शीला की बातें उसे बताने लगती है। मम्मी, आप भी ना किसी बच्चे से कम नहीं हो, जिसके पास हमेशा शीला को लेकर कोई ना कोई बात रहती ही है। अब बस भी करो ना, इतनी बुरी नहीं है बेचारी। अरे मैंने कब कहा बुरी है, बस उसकी बातें करके मुझे बड़ा मजा आता है। सास की बात पर हंसते हुए दोनों डिनर करने बैठती ही हैं कि लाइट चली जाती है। अंधेरे में मधु मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगती है। तभी उसे हॉल में कुछ गिरने की आवाज आती है। मम्मी, आप अंधेरे में इधर उधर क्यों घूम रही हो? अरे तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ हो तो वो हॉल में सामान कैसा गिरा? भूत आया। अरे मुझे क्या पता, जाकर देखना पड़ेगा ना। दोनों हॉल में जाते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उन्हें कमरे में से सामान गिरने की आवाज आती है। लगता है ये भूत चोरी करने आया है, इसे वापस कब्र में पहुंचाना ही पड़ेगा। बस हाँ, आप ज्यादा ना 30 मार खा मत बनो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे जब तक तेरी पुलिस आएगी तब तक क्या वो हमारे साथ बैठकर अंताक्षरी खेलेगा? हट डरपोक, संभालने दे मुझे। अब सास पास रखा फ्लावर पॉट उठाकर कमरे की तरफ बढ़ने लगती है, जहां उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। पीछे पीछे मधु भी वहां आ जाती है। मम्मी, अभी भी मौका है, बाहर भाग जाते हैं। मधु की आवाज सुन चोर चौकन्ने हो जाते हैं। ओए तुम दोनों, जहां हो वहीं खड़ी रहना, नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा। अरे तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बुढ़िया हमें धमकी दे रही है। अबे तुम दो अकेली अब लड़ते क्या कर लोगी? अरे जा भाई जा, दोनों को बांध दे। जैसे ही दूसरा आदमी सास को पकड़ने उसके पास आता है तो वो उसके सर पर फ्लावर पॉट मार देती है। उसके सर से खून बहने लगता है, जिसे देख दूसरा आदमी गन निकालकर हवा में गोली चला देता है, जिससे बचते हुए दोनों सास बहू वहां से भाग जाती हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे पूरे घर में भागने लगते हैं। मम्मी, आपने तो सच में उसे मार दिया। तो मजाक में कौन मारता है? और अभी तुम मेरे साथ ही रहना, नहीं तो पक्का मारी जाओगी। ये औरतों को कमजोर समझता है ना, आज इसे औरतों की ऐसी ताकत दिखाऊंगी कि ये आदमी पैदा होने पर शर्म करेगा। ये अचानक आपके अंदर झांसी की रानी कहाँ से जाग गई? वैसे तो हमेशा जोड़ों में दर्द बोलती रहती हो। अभी तुम्हें जान बचानी है या जोड़ों के दर्द की कहानी सुननी है? मधु और उसकी सास कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, जिस पर चोर बाहर खड़ा दरवाजा बजाते हुए उन्हें आवाज लगाने लगता है। क्यों डर गई? अरे वैसे तो बहुत धमकी दे रही थी, गेट खोल अब बुढ़िया। अबे पागल, धमकी देने और होशियार होने में फर्क होता है, पर ये दिमाग वाले काम तुझे तो समझ में नहीं आएंगे। रुक, अभी तेरा दिमाग ही बाहर निकालता हूँ।
ये कहते हुए चोर गोली चलाने ही वाला होता है कि सास अचानक दरवाजा खोलकर उसके मुंह पर परफ्यूम डाल देती है, जिससे चोर गन फेंककर दर्द से चिल्लाने लगता है। मम्मी, अरे बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाओ, इसे हटाओ प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। क्यों रे, क्या थोड़ा सा दर्द होते ही मम्मी मम्मी करने लगा? अभी तो औरतों को कमजोर बोल रहा था। भूलियो मत, एक औरत ने ही तुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, और वो भी तुझे ये दर्द हो रहा है ना, उससे लाख गुना ज्यादा दर्द सहकर। इसलिए औरतों को दोबारा कमजोर भूल कर भी मत बोलियो। वाह मम्मी, आपका ये रूप तो मुझे पता ही नहीं था, आपने तो कमाल ही कर दिया। कहा था ना, अकेली ही 10 पर भारी पड़ सकती हूँ, ये तो फिर भी 2 ही थे। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आ गए आप, कर लो इन्हें अरेस्ट और जेल में बैठकर अंताक्षरी खेलना।